ओपिनियन हाउस के सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आज संडे है, तो आज हम कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं जो विश्व में कभी न कभी अपने शौर्य का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इन्हीं सब विषयों में से हमारी कोशिश रहेगी हर रविवार को एक विषय को उठा करके उसके बारे में चर्चा किया जाए। तो आज जो हम शौर्य की चर्चा करने जा रहे हैं, ये कहानी है उस छोटे से देश की, बड़ा नन्हा सा प्यारा सा क्यूट सा एक देश जिसका नाम है इजराइल। ये देश यहूदियों का है और जब से ये अपने अस्तित्व में आया है तो हमेशा एक युद्ध का दौर से इसको गुजरना पड़ा है। इसकी जो इतिहास रहा है कभी भी शांतिपूर्ण नहीं रहा। दुश्मनों के से घिरा ये देश अपने अस्तित्व की लड़ाई अस्तित्व में आते ही इसकी शुरू हो चुकी थी। तो इसी देश द्वारा एक कीर्तिमान है, एक शौर्य का बहुत बड़ा प्रतीक है, ऑपरेशन ओपेरा। और इसी ऑपरेशन को कुछ लोग बेबीलोन भी बोलते हैं, ऑपरेशन बेबीलोन या ऑपरेशन ओपेरा। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पृष्ठभूमि के ऊपर थोड़ा सा जाना चाहेंगे। कहानी कब शुरू होती है? डेट थी 16 जुलाई 1945। जगह न्यू मैक्सिको। परमाणु बम का आविष्कार हो चुका था, उसका परीक्षण किया गया था। शब्द थे नाउ एंड बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ये सब थे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर का, जिन्हें परमाणु का जनक माना जाता है। अब डेट आती है 6 अगस्त 1945। द्वितीय विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी, जहां लिटिल बॉय और द फैट मैन द्वारा परमाणु हमला किया जाता है और लाखों जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। और यहां से एक दौर शुरू होता है परमाणु होड़ की, जहां सभी देश किसी न किसी तरह से अपने आप को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने के दौड़ में चल चुके होते हैं। इसी दौड़ में एक देश जो इजराइल का बड़ा कट्टर दुश्मन रहा था, यह है, शुरुआत से ही इनकी दुश्मनी चलती रही है, जिसका नाम इराक है। इराक में भी परमाणु प्रोग्राम का एस्टेब्लिशमेंट 1960 के दौर में कर लिया गया था, लेकिन इसके ऊपर कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा था। बस एक छोटी मोटी किसी तरह से ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा था, मतलब इसके ऊपर कोई फोकस होकर के किया गया वैसा काम नहीं था। इसी दौर में एक डिक्टेटर का जन्म होता है सत्ता के अंदर। इराक में होती है 1968 के आसपास तख्ता पलट, और सत्ता पे आते हैं सद्दाम हुसैन, प्रेसिडेंट ऑफ इराक। जब वो बनते हैं तो उनका सबसे पहले मिडिल ईस्ट में अपना एक प्रभुत्व स्थापित करने का महत्वाकांक्षी इच्छा रही थी, जिसके तहत उन्होंने परमाणु रिएक्टर के ऊपर काम करना बड़े जोर शोर से शुरू कर दिया। इसमें उनका मदद करने वाले जो थे, फ्रांस था, जिसके साथ बहुत अच्छा वाणिज्य संबंध इराक का रहा था। तो ये
देश शुरू में फ्रांस इनको मना भी करता है कि आप इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप मतलब बम बनाने जैसी कोई काम के लिए करेंगे और हम इसको बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने संभावना दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम इस प्रोग्राम को एक एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमाणु रिएक्टर को हम अपने लोगों को एक बिजली, बहुत सारे इसके प्रोडक्टिव भी यूज हैं, तो उसी के लिए ये इस्तेमाल करने का संभावना दे करके 1977 में एक डील करते हैं जिस परमाणु रिएक्टर के लिए, और इसके ऊपर जोर शोर से काम शुरू होता है। अब इसमें इजराइल को एक हमेशा खौफ रहा था, क्योंकि इजराइल का पड़ोसी रहा है इराक, दुश्मनी भी थी। ऐसे में पड़ोसी दुश्मन और परमाणु बम जैसे घातक हथियार से अगर लैस हो जाता है तो निश्चित ही किसी का भी नींद उड़ा देने के लिए काफी है। इजराइल काफी बेचैन होता है, कोशिश करता है अपने डिप्लोमेसी से किसी भी तरह से इसको रोका जा सके। अमेरिका, जो कि सद्दाम हुसैन को खड़ा करने वाला और मारने वाला है, दोनों देश, अमेरिका ही सद्दाम हुसैन को खड़ा किया था और फिर यही परमाणु बम का बहाना लेकर के अमेरिका ही उसको बर्बाद किया। तो अमेरिका का उस समय इराक के साथ अच्छा सपोर्ट था। इजराइल अमेरिका पहुंचता है कि हमारे बम में परमाणु बम बना स्थापित किए जा रहे हैं, कुछ कीजिए। अमेरिका मना कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वो एक प्रोडक्टिव एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इनका संबंध इजराइल का फ्रांस के साथ भी अच्छा रहा था। ये दौड़े दौड़े फ्रांस पहुंचते हैं। फ्रांस में भी इनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। फ्रांस भी यही सब बातें बोलता है कि ये ऑटोमिक एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा है और इससे डरने जैसी कोई बात नहीं है। चारों तरफ से हारने के बाद इजराइल खुद डिसीजन लेता है कि ये हम किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जो काफी चर्चित है और अपने कार्य से हमेशा दुनिया को अचंभित करते रहा है, इसके बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिसका हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस विषय में मोसाद की एक रिपोर्ट आती है कि जैसा बताया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल युद्ध की तैयारी के लिए ये परमाणु रिएक्टर की तैयारी। अब इजराइल की ओर नींद उड़ जाती। इजराइल में उस समय इच्छाक रैबिन प्राइम मिनिस्टर रहते थे, जो बहुत कुछ नहीं कर पाए। उनको भी यही सब सारी चीजें बताई गई और वो इस मामले पर कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। सत्ता बदलती है, उसके बाद सत्ता में आते हैं 1977 में मैकेन बेगिन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, और वो इस विषय को लेकर बड़ी संजीदगी दिखाते हैं और बाकायदे ही इसको एक प्रारूप देने की तैयारी में लग जाते हैं। अपने इंटेलिजेंस विभाग, मिलिट्री, एयरफोर्स, सभी के साथ मीटिंग किया जाता है, इस प्रोग्राम को किसी न किसी तरह से बर्बाद किया। इस ऑपरेशन का शुरू में नाम दिया गया था एम्यूनेशन हिल। इस एम्यूनेशन हिल की तैयारी होती है। विपक्ष विश्वास में विपक्ष को लेना चाहते हैं। विपक्ष की भी शंकाएं जो थी जायज थी कि कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है, ऐसे में अगर हम इराक पे अटैक करते हैं और कहीं कुछ
उल्टा सीधा हो गया तो पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी। ये बात जायज थी, लेकिन बेंगम रुकने के मूड में नहीं थे। वो तय कर चुके थे, खतरा कल आनी है, वो आज आ जाए, किसी भी हाल में इसे बर्बाद करना। इसी दौरान में एक घटना घटती है, इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है आपको ईरान में। इसके जनक अयतुल्ला खुमैनी, उनका उनके द्वारा उनके नेतृत्व में ये रेवोल्यूशन आता है और ईरान और इराक में बहुत ही कट्टर दुश्मनी हो जाती है और दोनों देश लगभग 8 साल के लिए युद्ध में चले गए थे और बड़ा जबरदस्त दोनों के बीच में युद्ध चला था, बड़ी कट्टर दुश्मनी थी। और इस दौरान ईरान इजराइल को मदद करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसी फिलॉसफी पर ये दोनों ईरान तैयार हो जाता है। इस दौरान ईरान कोशिश भी करता है इराक के वो परमाणु रिएक्टर जिस स्थान पे था वहां हमला करने की, लेकिन इराकी वायुसेना द्वारा इनको खदेड़ दिया जाता है और अंत में इन्हें भागना पड़ता है। इनका काफी नुकसान भी होता है, ये उस कोशिश में सफल नहीं हुए। अब आता है दशक 1980 या कहिए 1980 से 1981 का जो फेज आता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। मोसाद ने 1980 में एक इजिप्टियन साइंटिस्ट थे जो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इराक में चलाया जा रहा था उसको हेड कर रहे थे, तो उनको ये मार देता है। मोसाद के काफी इनके जो रहे हैं, इनका अलग अलग देशों में जाकर के ये ऐसा काम करने के लिए बहुत चर्चित रहे हैं, तो ये उस हेड को ही मार देते हैं। अब होता क्या है, मोसाद द्वारा एक रिपोर्ट लाया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है आपको मेनकेम बेगिन को, इजरायली प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें बताया जाता है कि फ्रांस से लगभग 6 खेप की डील हुई है, जिसमें एक खेप आ चुका है, दूसरी खेप 60 किलोग्राम यूरेनियम का अगले फेज में आने वाला है और बहुत जल्द लगभग जुलाई में इस प्रोग्राम को ऑपरेशनल कर दिया जाना। ये रिपोर्ट जब आती है जुलाई 1981 तक इस प्रोग्राम को ऑपरेशनल कर दिया जाना। ये रिपोर्ट जब इजराइल को दिया जाता है तो अब समय भी बहुत कम, अब समस्याएं बहुत सारी। अब इसमें समस्या क्या थी, एयर स्ट्राइक करना था। अब इजराइल को एयर स्ट्राइक करने के लिए जो गुजरना था, इसमें एयर स्पेस का जो इस्तेमाल होता, इसमें बीच में आ रहा था जॉर्डन, सऊदी अरबिया, उसके बाद घुसना था इराक। यानी कि निकलते ही जैसे ही दूसरे के एयर स्पेस में ये घुसते, रडार के द्वारा पकड़े जाने का बहुत ज्यादा संभावना। दूसरी समस्या जो थी, इजराइल से इराक जहां इनको अटैक लॉन्च करना था, उसकी दूरी 1600 किलोमीटर। अब इसमें इनका F-16 फाइटर जेट जो था, इसमें समस्या था रिफ्यूलिंग का, कि चले तो जाएंगे लेकिन वापिस आना
बिना रिफ्यूलिंग का है, ये एक दूसरी समस्या थी। तो इसमें हाई स्पेस में मीटिंग होती है, लोग फिर भी इजराइल के डिफेंस फोर्सेस तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हम इस ऑपरेशन को लगभग 16 में से 10 वोट ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए दिया गया। ऑपरेशन की तैयारी कर ली जाती है। अब रडार से निपटना है, रिफ्यूलिंग है, किसी को पता ना चले। दूसरा एक समस्या था कि इनको ये डेट कंफर्म नहीं हो पाया था कि ये रिएक्टर जो है ऑपरेशनल हो चुका है या नहीं। इसमें इन्हें डर था कि अगर ये रिएक्टर ऑपरेशनल हो चुका है, ऐसे में बम्बार्डमेंट करते हैं तो रेडिएशन फैल जाएगा, और रेडिएशन फैलेगा तो फिर पूरी दुनिया इनके ऊपर नहा धो के पीछे पड़ जाएगी। तो काफी सारी समस्याएं थी, उसके बावजूद इन्होंने इनका मोसाद को ये लगाए और ये खबर पता लगवाए। उसके बाद ही इनको खबर मिला कि नहीं, ये ऑपरेशनल, इनको इस प्रोग्राम को जुलाई में होना है, अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं है। तो इनके पास समय बहुत कम था। डेट आता है 7 जून 1981, पूरी तैयारी कर ली जाती है। इसके पीछे थोड़ा सा हम एक चीज छूट गया, जो हम ऑमनेशन हिल ऑपरेशन का जो पहले नाम दिया गया था ऑमनेशन हिल, तो इस ऑपरेशन को एक बार और पहले लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ इंटेलिजेंस फेल्योर के कारण और विपक्ष की पार्टियों द्वारा विश्वास न जताने के कारण, या कहिए उनके विरोध के कारण, इस ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दिया गया। और उसी के बाद इस ऑपरेशन का नाम बदल करके ऑपरेशन ओपेरा या बेबीलोन रख दिया। तो अब आते हैं 7 जून 1981, लगभग शाम के 3:30 बजे 8 फाइटर जेट F-16 इजराइल से उड़ान भरती है और इनके सपोर्ट के लिए, ऑपरेट करने के लिए 8 F-15 जो अटैक के लिए जा रही थी फाइटर जेट, वो F-16 थी, और सपोर्ट में 8 कोऑर्डिनेट करने के लिए F-15 उड़ान भरती है। और ये निकलते हैं, जब जॉर्डन एयर स्पेस में ये घुसते हैं तो जॉर्डन का जो रडार था इनको पकड़ लेता है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन ये करते हैं वो सऊदी अरबिया के भाषा में, उनके रेडियो सिग्नल के तरह से इस्तेमाल करके उसमें ये कम्युनिकेशन बनाते हैं उसी भाषा में, और उनको एक धोखा देते हैं कि हम क्या हवाई प्रैक्टिस जो करते हैं अक्सर एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है, तो हम सऊदी अरब के एयरफोर्स हैं, हवाई प्रैक्टिस के दौरान हम भटक गए, तो वही रास्ता हम देखना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, से भटक करके हम इसमें आ गए। तो इस तरह का बात वो करते हैं। जॉर्डन से जब निकल करके ये सऊदी में घुसते हैं तो सेम यही फॉर्मूला, भाषा बदल करके ये कम्युनिकेट करते हैं सऊदी अरबिया से, और उससे भी डॉज दे देते हैं कि हम जॉर्डन के एयरफोर्स हैं जो कि गश्ती दल है, ऐसा कह करके कि हम रास्ता भटक गए हैं तो इसमें आ गए। इसके बीच में एक घटना और होती है कि जिस स्पीड से ये F-16 को, और बिल्कुल 8 F-15 एयर जेट फ्लाई कर रही हो, तो इनको शक हो जाता है जॉर्डन, तो इनके द्वारा इराक के जो इंटेलिजेंस ऑफिस होती है उससे संपर्क बनाने की कोशिश की जाती है कि हमें शक है कि कहीं न कहीं ये इराक पे हमला करने की कार्रवाई की जाए। तो वो एक संदेह व्यक्त करने के लिए उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल ग्लिच की वजह से इनका संपर्क स्थापित हो नहीं पाता है। और शाम के करीब 6:30 बजे F-16 जेट
फाइटर जेट पहुंच जाती है परमाणु रिएक्टर के ऊपर। अब बिल्कुल 35 डिग्री का डाउन मारती है और लगभग 2100 मीटर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हम देख रहे थे। आने के बाद वो जब वो देखते हैं इस रिएक्टर के भाग को, हर 5 सेकेंड में जो पेलोड था फाइटर जेट में, दो दो बॉम्ब थे, हर 5 सेकेंड पे एक बॉम्ब डाला गया। लगभग नहीं, एग्जैक्ट 16 बम डाले गए उस रिएक्टर के स्थान पे और पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया गया। मात्र 80 सेकेंड लगे थे। दशक का मेहनत और लाखों रुपए की बर्बादी सिर्फ 80 सेकेंड में इजराइल ने रच दिया और वहां से ये वापिस इजराइल के लिए निकल जाते हैं और बखूबी सुरक्षित अपने देश पहुंचते हैं। ऑपरेशन को अंजाम देकर दुनिया को पता लगती है अगले दिन इजराइल ने कारनामा कर दिया और जितनी आलोचना होनी थी वो कुछ आलोचना किया गया। सामने से सभी लोग आलोचना किए, लेकिन पीछे से कुछ शाबाशी भी देने में थे। जैसे इजराइल का बड़ा भाई अमेरिका हमेशा रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका हमेशा पीठ थपथपाया है इस तरह के ऑपरेशनों को। जब जब इजराइल अंजाम दिया है तो अमेरिका का सपोर्ट रहा है इजराइल के साथ। लेकिन ये ऑपरेशन जो कुल था, ये बड़ा शौर्य और दृढ़ संकल्प का एक प्रतीक हम तो इसे देखते हैं। जिस तरह से इस ऑपरेशन को, जो संभव ना लगने वाले इस अभियान को और बखूबी सुरक्षित ढंग से और अपने कार्य को संपादित कर देना बिना किसी नुकसान के, ये सचमुच में अपने आप में बहुत ही सराहनीय वाक्य है। तो यही घटना था जिसका संक्षिप्त विवरण आज रविवार के उद्देश्य से हम लेकर के आए थे। और भी इस तरह के कीर्तिमान इजराइल के द्वारा रचे गए हैं। ऑपरेशन थंडरबोल्ट जो युगांडा के खिलाफ रचा गया था, इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। ऑपरेशन द रैथ ऑफ गॉड, कुदरत का कहर, ऑपरेशन ऑर्चिड। तो इन सारे अभियान जो इजराइल के द्वारा, इन सारे कीर्तिमान जो स्थापित किए गए हैं विश्व भर में, इसके बारे में हम गाहे बेगाहे चर्चा करते रहेंगे। आप लोग को ये चर्चा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर इसी तरह का कोई विषय लेकर हम अगले रविवार को एक लंबे चर्चे के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।